A very warm welcome to all of you. Today we are discussed about assessment of charitable or religious trust, educational institutions and political parties. इसमें हम देखेंगे कि चैरिटेबल ट्रस्ट को हम कैसे उसकी इनकम को असेस करते हैं, कौन सी उसकी इनकम में क्या टैक्सेबल होता है और क्या नहीं। सो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि हमारा चैरिटेबल पर्पस में इंक्लूड क्या होता है। इसमें सबसे पहले डिस्क्राइब क्या हुआ है, इसमें सबसे पहले आपका इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा ही है। एक क्वेश्चन बनता है, डिफाइन द वर्ड चैरिटेबल पर्पस एंड रिलीजियस पर्पस एंड मेंशन द एग्जम्प्टेड इनकम अंडर सेक्शन 11 ऑफ अ ट्रस्ट होली चैरिटेबल। इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन सी एग्जम्प्टेड इनकम है चैरिटेबल के लिए और चैरिटेबल आखिरकार होता क्या है। तो देखो, सेक्शन 2 subsection 15 defines charitable purpose which includes the number of activities. Also there are various exemptions as discussed below. तो चैरिटेबल पर्पस में क्या इंक्लूड होता है, कोई भी पुअर को जो रिलीफ दे रहे हैं वो, या एजुकेशन, योगा, या कोई मेडिकल रिलीफ प्रोवाइड हो रही है, वो सब इसमें इंक्लूड होता है। नाउ नेक्स्ट की प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, के एनवायरनमेंट को जैसे हम उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, कोई फॉरेस्ट या कोई वाइल्ड लाइफ स्टार्ट कर दिया, वो सब। एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, यानी कि कोई जनरल पब्लिक के लिए हम कुछ खर्च करते हैं, कोई जनरल पब्लिक को यूटिलिटी हमारा एक ऑब्जेक्टिव के लिए, उसके लिए कुछ एडवांसमेंट करते हैं तो हम। नोट इसमें ये गिवन है कि अगर इफ़ एनी एक्टिविटी इज कैरिड इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस, इट शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन चैरिटेबल पर्पस, कि अगर कोई भी एक्टिविटी ट्रेड या कॉमर्स या किसी बिजनेस से होती है तो उसे हम चैरिटेबल पर्पस से नहीं मानेंगे, क्योंकि वो फॉर द मोटिव ऑफ बेनिफिट के लिए हो रही है, प्रॉफिट के लिए हो रही है। तो वो चैरिटेबल कैसे हुई? चैरिटेबल में वो होती है जो समाज की सेवा के लिए सिद्ध होते हैं, इसका सोल ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना जिसका नहीं होता है। तो इसमें बता रखा है कि exemptions will be denied in a particular year if the aggregate receipt from activity mentioned in, जो इस वाले में मेंशन है पब्लिक यूटिलिटी वाले में, अगर वो एक्सीड 20% ऑफ टोटल रिसिप्ट ऑफ द ट्रस्ट। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो इसने बताया है 6th पॉइंट में कि अगर कोई जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए हमको एडवांसमेंट कर रहे हैं तो उससे अगर एग्जाम्शन हमें तब नहीं मिलेगी अगर जो उससे हमें कोई जो रिसिप्ट हुई है, उससे जो हमारी इनकम आई है, वो अगर ट्रस्ट की 20% ऑफ इनकम से ज़्यादा हो जाती है। मतलब ट्रस्ट की इनकम जो है उस वो इनकम, अगर उस इनकम से इस पर्टिकुलर इस ऑब्जेक्टिव से जो इनकम हुई अगर वो उससे 20% ज़्यादा हो जाती है, तब हमें इसमें कोई भी एग्जाम्शन नहीं मिलेगी। एंड नेक्स्ट रिलीजियस पर्पस, कि रिलीजियस पर्पस में क्या आता है कि कोई एडवांसमेंट, सपोर्ट और प्रोपेगेशन ऑफ एनी रिलीजन इज डॉक्ट्रिन इज टर्म्ड, कि कोई गिफ्ट्स दे रहे हैं चैरिटेबल पर्पस, कोई गिफ्ट है फॉर पब्लिक रिलीजियस पर्पस के लिए। अब इसमें देखेंगे कि एग्जम्पशन क्या है टैक्स में, यानी कि चैरिटेबल ट्रस्ट को कौन कौन से टैक्स में छूट मिलती है, कौन कौन से इनकम पर उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता। फर्स्ट पॉइंट है कि द इनकम अर्नड फ्रॉम प्रॉपर्टी टू द एक्सटेंट इट इज़ यूटिलाइज्ड इन इंडिया हेल्ड फॉर होली चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस। इट मीन्स जो इनकम, इसमें हमें ध्यान रखना है, इसने बोला है अर्न फ्रॉम प्रॉपर्टी, यानी कि जो इनकम हमने प्रॉपर्टी से कमाई है वो उस हद तक एक्सटेंट, यानी कि उस हद तक वो इंडिया में यूटिलाइज्ड होनी चाहिए। और अगर वो पूरे चैरिटेबल पर्पस से आई है, यानी कि अगर हमारा कोई पूरा होली हमारा पर्पस चैरिटेबल पर्पस से हमने कोई प्रॉपर्टी से कोई इनकम कमाई और वो इंडिया में यूटिलाइज्ड होनी चाहिए पूरा चैरिटेबल पर्पस से ही। सेकंड है तो इनकम जो हमने अर्न फ्रॉम प्रॉपर्टी टू द एक्सटेंट इट इज़ यूटिलाइज्ड in India held by a trust established before 1 April 1962 partly for charitable or religious purpose। इट मीन्स जो हमने इनकम प्रॉपर्टी से अर्न कर ली वो उस हद तक अगर वो इंडिया में यूटिलाइज्ड होती है किससे,
पार्टली चैरिटेबल पर्पस से, पहले ये था वो इंडिया में यूटिलाइज हुई होली चैरिटेबल पर्पस तक, तो एग्जाम्पशन है। सेकेंड में डिफरेंस ये है कि वो जो इनकम हमने ली वो पार्टली, यानी कि कुछ इनकम का कुछ पार्ट, कुछ पोर्शन, अगर 100 करोड़ आई थी तो 50 करोड़, यानी कि कुछ पोर्शन जो है वो चैरिटेबल पर्पस के लिए यूटिलाइज्ड हुई। और ये वो जो ट्रस्ट था वो इस्टेब्लिश्ड होना चाहिए 1 अप्रैल 1962 से पहले, तब ये एग्जाम्पशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं। Now next point is the income earned from property to the extent it is utilized outside India held to promote international welfare in which India is interested. इसमें है कि income earned from property to the extent it is utilized outside India held to promote international welfare in which India is interested, यानी कि जो प्रॉपर्टी से हमें इनकम हुई वो इंडिया के आउटसाइड यूटिलाइज्ड करी। यूटिलाइज्ड कहाँ हुई है? इंडिया के बाहर यूटिलाइज्ड हुई। किस लिए हुई? इंटरनेशनल वेलफेयर को प्रमोट करने का, जिसमें इंडिया का भी इंटरेस्ट था। यानी कि हमें प्रॉपर्टी से इनकम हुई और वो इंडिया में यूटिलाइज नहीं हुई, बाहर यूटिलाइज्ड वाला केस है ये, पर किस लिए हुई? इंटरनेशनल वेलफेयर को प्रमोट करना था हमें, जिसमें इंडिया भी उसमें अपना इंटरेस्ट दे रहा था, उसमें इंडिया भी इंटरेस्टेड था, तो वो एक सम्ट होएगी। नेक्स्ट इज द इनकम अर्न्ड फ्रॉम वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन विच शेल बी अ पार्ट ऑफ द कॉर्पस ऑफ द ट्रस्ट, यानी कि जो हमने कमाई वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन से, जो हमें इनकम मिली है वॉलंटरी, यानी कि जिसने अगर अपनी इच्छा से अगर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन दे दिया हो, उससे जो हमें इनकम मिली है वो भी। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड कैन बी एग्जाम, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कैन बी एग्जाम्ड टू दी फॉलोइंग एक्सटेंट, यानी कि ये प्रोविजंस है कैपिटल गेन, उसमें कौन सी इनकम जो कैपिटल गेन से हुई है वो इस हद तक एग्जाम्ड होगी। कैपिटल गेन के रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस बताए गए हैं इसके अंदर। पहला है कि कैपिटल गेन अगर होल अमाउंट ऑफ नेट सेल कंसिडरेशन इज यूटिलाइज्ड फॉर एक्वायरिंग न्यू कैपिटल एसेट फॉर द सेम पर्पस, यानी कि जो जितने में हमारी सेल हुई, अगर उसका पूरा का कैपिटल गेन, मतलब कोई कैपिटल एसेट थी हमारी चैरिटेबल ट्रस्ट की, मतलब वो अगर सेल करने पर उसका होल अमाउंट अगर हम यूज़ कर रहे हैं किसी नई कैपिटल एसेट को परचेज करने में इसी पर्पस के लिए, तो फुल अमाउंट जो है कैपिटल गेन का वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। कैसे? इसको हम अब एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक कोई कैपिटल एसेट है, एक कोई कैपिटल एसेट है 20,000 उसकी कॉस्ट है और उसे सेल कर दिया 40,000 पर। इट मीन्स इसमें हमें कैपिटल गेन कितना हुआ? 20,000। और जो हमने नई एसेट परचेज करी वो करी, न्यू एसेट परचेज की कॉस्ट कितनी है? 40,000, यानी कि 40,000 में ही हमने उसे परचेज किया था, 40,000 में ही हमने नई एसेट भी परचेज कर ली, यानी कि हो पूरा का पूरा नेट सेल का अमाउंट हमने यूटिलाइज कर दिया खरीदने में। तो एग्जाम्पशन कितने की मिलेगी? पूरे कैपिटल गेन की मिल जाएगी, यानी कि 20,000 जो हुआ था उतना हमारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, उस पर टैक्स नहीं देना। नेक्स्ट, अगर हम नेट सेल कंसिडरेशन का कुछ पार्ट यूटिलाइज करते हैं नई दूसरी एसेट को खरीदने के लिए, तो क्या होगा कि हमारी पुरानी एसेट की कॉस्ट थी 20,000, उससे हमें सेल करी और 40,000 में सेल हो गई, तो गेन कितना हुआ इस पर? 20,000। तो जो नई एसेट परचेज करी वो करी 35,000। इट मीन्स जो नेट सेल कंसिडरेशन था, यानी कि जितने में हमने उसे बेचा था उसका कुछ पार्ट ही हमने यूटिलाइज किया दूसरी नई एसेट को खरीदने के लिए, 40 में से 35 ही यूज़ करा। तो इसमें हमें एग्जम्पशन कितनी मिलेगी? जितने में हमने नई एसेट को खरीदी वो, माइनस में जो पहले वाले की कॉस्ट थी, यानी कि 20 माइनस करके 15,000 विल बी एग्जाम्प्ट, यानी कि एक्सेस ऑफ द कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट, नई एसेट की कॉस्ट कितनी ज़्यादा है ओवर द कॉस्ट ऑफ द ओल्ड एसेट के ऊपर, वो एग्जाम्प्ट, यानी कि 35,000 न्यू एसेट की कॉस्ट माइनस 20,000, तो इज इक्वल्स टू 15,000 की एग्जम्पशन हमें इसमें मिल जाएगी। Our next topic is
रजिस्ट्रेशन ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, तो अब जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है उसका हमें रजिस्टर उसे कैसे कराना है, उसका रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है। द प्रोसीजर फॉर चैरिटेबल ट्रस्ट अंडर सेक्शन 12AA इज एज फॉलोज कि अंडर सेक्शन 12AA में जो चैरिटेबल का जो प्रोसीजर है वो बता रखा है। नंबर 1 इज़ एप्लीकेशन, कि सबसे पहले हम एप्लीकेशन देंगे, फिर वो वेरीफाई होगी। थर्ड में पासिंग एन ऑर्डर पास करेंगे। फोर्थ इज सेंड द कॉपी ऑफ एन ऑर्डर की कॉपी सेंड हो जाएगी। एंड नेक्स्ट इज कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो नंबर 1 करके हम इसमें पढ़ेंगे नंबर वाइज। फर्स्ट है एप्लीकेशन, तो इसमें है कि द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम विल मेक एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रस्ट टू द कमिश्नर, कि जो भी पर्सन जो अपने ट्रस्ट को रजिस्टर कराना चाहता है वो रजिस्टर कराएगा कमिश्नर के पास। दूसरा वेरिफिकेशन, अगर कमिश्नर ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, अगर कमिश्नर एप्लीकेशन के रिसेप्ट पर उससे लगता है कि उसे डॉक्यूमेंट चेक करने हैं जेन्युइनेंस को देखने के लिए, तो वो एप्लीकेशन तो के साथ वो डॉक्यूमेंट्स भी मंगवा सकता है एज ए थिंग नेसेसरी टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट द जेन्युइनेस ऑफ एक्टिविटी ऑफ द ट्रस्ट, कि ट्रस्ट अगर सही जेन्युइन तरीके से काम कर रही है, लोगों की भलाई के लिए कर रही है, प्रॉफिट के लिए नहीं कर रही, ये सब चेक करने के लिए कमिश्नर डॉक्यूमेंट्स जो होंगे, नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सब मंगवाएगा। नेक्स्ट इज पासिंग एन ऑर्डर, आफ्टर सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रस्ट एंड जेन्युइनेस ऑफ द एक्टिविटीज से सेटिस्फाई होने के बाद कमिश्नर ऑर्डर पास कर देगा, वो रिटर्न में रजिस्ट्रेशन के लिए ऑर्डर पास कर देगा। और अगर वो सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो रिफ्यूज़ल का ऑर्डर पास कर देगा कि भाई मना कर दिया, हम उसे रजिस्टर नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो फोर्थ में बताया स्टेप है कि सेंड द कॉपी ऑफ एन ऑर्डर, कि कॉपी ऑफ सच ऑर्डर शेल बी सेंड टू द एप्लीकेंट प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू रजिस्टर द ट्रस्ट शेल बी पास्ड। इट मीन्स कि एक ऑर्डर की जो कॉपी होगी वो एप्लीकेंट को भेज दी जाएगी, और जो रिफ्यूज़िंग की ऑर्डर होगा कि भाई हमने नहीं एक्सेप्ट किया, जो रिफ्यूज़िंग का जो ऑर्डर होगा उसे हम तब तक पास नहीं करेंगे जब तक हम एक रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी एप्लीकेंट को नहीं दे देते बोलने के लिए, कि अगर उसका रीज़न सुना जाएगा, अगर हमने सोच लिया कि इसे हमें रिफ्यूज़ करना है, इसे हमें नहीं करना, तो पहले उस एप्लीकेंट को बुलाया जाएगा और उससे कहा जाएगा अपना कोई रीज़न दो, अपना कोई अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कहो, बिना उसकी बात सुने हम रिफ्यूज़ल की कॉपी सेंड नहीं कर सकते। कि लिखा है ना, अनलेस द एप्लीकेंट हैज़ बिन गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। लास्ट स्टेप इज कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि रजिस्ट्रेशन जो है किसी भी टाइम जो है, अगर इनकम टैक्स का कमिश्नर को लगता है कि कोई एक्टिविटी सही तरीके से नहीं चल रही, तो इनकम टैक्स का कमिश्नर किसी भी टाइम रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। कब कब कर सकता है? अगर उसे लगता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रस्ट के अकॉर्डिंग नहीं चल रही, या फिर नॉट जेन्युइननेस, की एक्टिविटी जेन्युइन नहीं है, तो प्रोवाइडेड दैट द कमिश्नर मस्ट गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द ट्रस्ट, तब भी कमिश्नर एक पूरा उसे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा अपनी बात पूरी रखने को। उसके बाद अगर उसे सेटिस्फाई अगर वो है कि भाई सही नहीं चल रही, तो वो रिफ्यूज़ल का उसे कैंसलेशन का ऑर्डर पास कर देगा अंडर सेक्शन 12AA। तो फ्रेंड्स ये था प्रोसीजर कि कोई ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन कैसे रजिस्टर्ड होएगी। और अगर आपको इस नोट्स की कॉपी चाहिए हो, इसकी फ़ोटो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इसकी फ़ोटोज़ आपको सेंड कर दूँगी। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट पार्ट भी इसका अपलोड होगा, वो भी देखना।